करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ। एमपी की बात एमपी न्यूज के साथ। नमस्कार, मैं ऋषिका सिंह परिहार स्वागत करती हूँ आप सभी का एमपी न्यूज़ में। तो आज आप जुड़ चुके हैं हेल्थ गुरु स्पेशल सेगमेंट में, जहां आज हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर इंटेंसिविस्ट एंड फिजिशियन डॉक्टर संजय धानुका सर। वेलकम टू द न्यूज़ रूम सर, जिनसे हम आज आईसीयू की गंभीरता को लेकर के बात करेंगे। सर, जब आईसीयू में पेशेंट आते हैं तो कहीं ना कहीं लोगों में डर रहता है, क्या कॉस्ट इफेक्टिव रहते हैं, उन सब चीज़ों को लेकर के आज हम दर्शकों से बात करेंगे। और सर, तो शुरुआत ही ऐसे करते हैं सर, आईसीयू को लेकर के क्या मिथ्स हैं आज लोगों में कि इसकी इतनी कॉस्ट होती है और किन कारणों की वजह से लोग ज़्यादा आते हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि इंटेंसिव केयर एक एडवांस केयर यूनिट होती है जहाँ पर हम लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ के मरीजों को रखते हैं। जैसे आप कोई भी पेशेंट हो, ब्रेन हेमरेज, श्वास की तकलीफ, न्यूमोनिया, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, हार्ट अटैक, कार्डियक फेलियर या फिर सेप्सिस इन्फेक्शन जिसमें कि मल्टीपल ऑर्गन डिसफंक्शन, आईसीयू के भर्ती होने के क्राइटेरिया में ये माना जाता है कि एक से अधिक अंग जब काम करना बंद करते हैं तो पेशेंट को आईसीयू की ज़रूरत लगती है। ख़ास तौर से जब मरीज़ में बहुत एसिडोसिस बढ़ जाता है या मरीज़ का ब्लड प्रेशर फॉल होने लगता है या पेशेंट में ब्लीडिंग इतनी अनकंट्रोल हो जाए कि उसको ब्लड प्रेशर फॉल हो, तो ऐसे सब मरीज़, ट्रॉमा के पेशेंट, पॉलीट्रॉमा, ये सब पेशेंट आईसीयू में आते हैं। तो जब पेशेंट गंभीर है तो बट नेचुरल है कि परिवार, उसके रिश्तेदार सभी में एक एंग्जाइटी, टेंशन सब कुछ होती है। और इसी के साथ जब एक एक ऑर्गन को आप संभालते हो तो कॉस्ट बढ़ना शुरू हो जाती है। इन्फेक्शन के लिए एंटीबायोटिक की कॉस्ट बढ़ जाती है, मशीनों की कॉस्ट बढ़ने लगती है। इसलिए सब लोगों में इतना डर पैदा हो जाता है कि आईसीयू जाएंगे तो क्या होगा। दूसरा ये है कि आईसीयू में पेशेंट की एंट्री, रिश्तेदारों की एंट्री रिस्ट्रिक्टेड होती है। अंदर क्या चल रहा है उसकी जानकारी उनको समय समय पर आईसीयू के डॉक्टर देते हैं, पर फिर भी हर पल देना मुश्किल होता है क्योंकि मरीज को मैनेज करना ज़्यादा ज़रूरी है बजाय कि जानकारी ब्रीफ करने के। जी सर, तो ये मिथ नहीं है, ये जो कठिन समय है हम कह सकते हैं, इस वजह से लोगों को इतनी प्रॉब्लम होती है। सर, अभी तक आईसीयू में कौन सी ज़्यादा बीमारियां आती हैं? देखिए, आईसीयू में तो वैसे हर तरह की बीमारी आती है। आप टॉप टू लेके, मतलब आप ये देखिए कि अगर किसी मरीज़ को स्ट्रोक हुआ है, ब्रेन हेमरेज हुआ है, पैरालिसिस हुआ है, या किसी मरीज़ को श्वास की तकलीफ़ हुई है, हार्ट की बीमारी हुई है, या किसी मरीज़ की आँख फट गई है, पेट में तकलीफ़ है, बीपी कम हो गया है, या किसी मरीज़ का एक्सीडेंट हो गया, पैर कट गया है, तो टॉप टू बॉटम, जैसा कि मैंने बताया कि अगर मरीज़ का बीपी मेंटेन नहीं कर रहा है, मरीज़ के अंग फेल हो रहे हैं, तो उसको आईसीयू में एडमिशन होना है, चाहे वो किसी भी कारण से हो, किसी भी ऑर्गन की वजह से हो। पर आईसीयू तभी रिक्वायर्ड होता है जब मरीज के अंग फेल होने लगते हैं या बीपी फॉल होने लगता है। सर, लोग आजकल खुद से फर्स्ट एड ले लेते हैं, तो उस फर्स्ट एड में सर कितना ज़्यादा, कभी कभी तो वो फ्रूटफुल होता है और कभी एकदम ही नेगेटिव चला जाता है, तो सर उस फर्स्ट एड की आप क्या जानकारी देना चाहते हैं? देखिए, मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ पर वाकई में फर्स्ट एड दवाइयों का जो यूज़ है वो बहुत गलत होता है। जैसे कि मरीज को बुखार आया तो मैं अपने मरीज को बोलता हूँ कि 3 नियम पहले फॉलो करो। कंप्लीट रेस्ट, प्लेंटी ऑफ लिक्विड, फ्लूइड खूब ले, और साथ में पैरासीटामोल नाम की एक सिंपल क्रोसिन की गोली जो आप सब लोग आपस में जानते हैं वो लीजिए। ये सबसे पहली प्रमुख प्राथमिकता है। उसके बाद आपको लगता है कि मेरा बुखार है, सर्दी खांसी है, तो आप अपने चिकित्सक, लोग दवाई की दुकान पे जाते हैं, दवाई ले लेते हैं और उन दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट उनको पता नहीं होते। तो ओटीसी ड्रग जो पैरासीटामोल है वो ले लीजिए। कोई कॉम्बीफ्लेम खा लेता है, कोई कुछ खा लेता है, तो अब किसी को डेंगू है और कॉम्बीफ्लेम खा लिया तो प्लेटलेट और गिर जाएंगे। तो इसलिए सबसे सेफ दवाई पैरासीटामोल है। लिक्विड्स लेना चाहिए और रेस्ट करना चाहिए। ये 3 प्रमुख नियम हैं जिनको फॉलो करना चाहिए किसी भी प्रकार के बुखार में। जी सर, तो अभी आपके पास ऐसा कोई एक्सपीरियंस आया है जिसने नेगेटिव इम्पैक्ट डाला हो फर्स्ट एड का, जो घर में ले लिया हो? ये तो आई एम वर्किंग फॉर 30 साल से काम कर रहा हूँ, आए दिन देखता हूँ कि लोग, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हार्ट अटैक के मरीज, गैस की तकलीफ मान के इलाज करते रहते, एसिडिटी खाते, इनो पी लेते और उनको पता ही नहीं होता कि उनको हार्ट अटैक है। और फिर जब तक वो आईसीयू पहुंचते हैं तब तक बहुत देर हो जाती है, कार्डियक फेलियर चालू हो जाता है। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उसमें भी डायबिटीज़ के मरीज़, क्योंकि डायबिटीज़ के मरीजों को सिम्टम्स नहीं आते, चेस्ट पेन नहीं होता, उनको अनईजीनेस, बेचैनी, गैस होना, घबराहट होना, यही सब सिम्टम होते हैं, या हाथ में दर्द होना, ये सब चीज़ें वो बोल के आते हैं, परंतु एक्चुअल में उनको हार्ट अटैक होता है।
तो कोई बुराई नहीं है, अगर आपको कुछ भी तकलीफ़ हो तो आप नज़दीक का अस्पताल पकड़े। जैसे आप सड़क पे चल रहे, बारिश आ गई तो पहले छज्जा ढूंढेंगे फिर गाड़ी या रेनकोट पहनेंगे, तो वैसे ही मैं कहता हूँ अपने मरीजों को कि सबसे पहले नज़दीक के अस्पताल जाएं, एक सुरक्षा कवच लें, अपना ईसीजी करा लें, कुछ भी हो डॉक्टर को दिखा लें, उसके बाद आगे के अपने डॉक्टर को संपर्क करें कि मेरे को ऐसी तकलीफ़ है, मुझे क्या करना चाहिए। अगर आपको अपने फैमिली फिजिशियन से संपर्क करना है या कहीं भी, पर आप कहीं भी जा रहे हैं, आप अपने शहर में, शहर से बाहर, तो सिम्टम्स को अवॉइड ना करें जिससे इस तरह की परेशानियां ना आए। सर आईसीयू की मॉनिटरिंग में सर बहुत सारी मशीन्स हम देखते हैं वहाँ पे कि अलग अलग चीज़ों की अलग अलग मशीन होती है, लेकिन सर लोगों को उसकी कम नॉलेज होती है। तो सर क्या हमें नॉलेज रखना चाहिए कि अगर आईसीयू में कोई पेशेंट है हमारा वार्ड में, तो सर हमें क्या नॉलेज होनी चाहिए कि अगर कुछ होता है ऊपर नीचे तो हम तुरंत डॉक्टर को कॉल कर लें? अब देखिए, मॉनिटरिंग का तो ऐसा है कि हर एक चीज़ की अलग अलग मॉनिटरिंग होती है। जैसे हमारे एक बेसिक मॉनिटर्स होते हैं जिसमें हम हार्ट रेट, ऑक्सीजन, SpO2 मॉनिटर, रेस्पिरेटरी रेट, ये सब मॉनिटर करते हैं। इसके बाद जो एडवांस केयर होती है जिसको हम बोलते हैं इन्वेजिव मॉनिटरिंग, उसमें क्या होता है कि हम मरीज के आर्टरी में एक लाइन डालते हैं और उससे हर धड़कन के साथ उसका बीपी नापते हैं। क्योंकि अगर किसी सिस्टर ने 15 मिनट पहले बोला बीपी नॉर्मल है और 15 मिनट बाद बीपी क्रैश हो गया तो आप कैसे पकड़ोगे। तो इसलिए इन्वेजिव मॉनिटर, जो मरीज़ क्रिटिकल होते हैं, जिनका ब्लड प्रेशर कम है या उनको ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ डालना पड़ रही है, कभी कभी सेंट्रल वेनस प्रेशर मॉनिटरिंग भी करते हैं, या फिर हमको कोई ऐसी दवाइयाँ देना है जो सेंट्रल लाइन से ही डालना पड़ती है तो वो भी डालते हैं। तो इस प्रकार से जैसे पेशाब की नली डालते हैं, क्योंकि यूरिन मॉनिटरिंग भी बहुत ज़रूरी है। आपने 5 घंटे पेशाब नहीं किया और पता चला यूरिन बन ही नहीं रहा तो किडनी बैठ रही है। तो इसलिए इस प्रकार के सारे मॉनिटरिंग सिस्टम आजकल आ गए हैं। इसके बाद एडवांस मॉनिटरिंग में रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी जो ऑर्गन को रिप्लेस करती है, ऐसी बहुत सारी मशीनें आती जा रही हैं। अभी अपने नई मशीनों में इक्मो, एक्स्ट्रा कॉर्पोरल मेम्ब्रेन ऑक्सीजनेशन जिसको बोलते हैं, जब हार्ट और लंग काम करना कम कर देते हैं। ये मशीन कहाँ से आई? जैसे बाईपास मशीन जो होती है, बाईपास सर्जरी, तो जब हार्ट की सर्जरी करते थे तो ब्लड को बाईपास कर देते थे एक मशीन के थ्रू। वहाँ से ये आइडिया लिया गया कि क्यों ना अगर लंग को रेस्ट देना हो या कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है, लंग काम जाए। कोविड में इस मशीन ने काफ़ी काम किया। तो एडवांसमेंट तो रोज़ चल रहा है और उसी की वजह से आईसीयू की कॉस्ट भी बढ़ती जा रही है, क्योंकि ये मशीनें बहुत महंगी है, फिर इनके लिए ट्रेंड स्टाफ लगता है, तो वो सब चीज़ें कॉस्ट को बहुत बढ़ा देती है। सर तो इन मशीनरीज़ की भी टाइम ड्यूरेशन रहती है कि इनका चेक होना रहता है कि टाइम टू टाइम कब मैनेज करना है, सर वो क्या प्रोसेस होती है? उसके लिए हर अस्पताल में एक सिस्टम बना हुआ है, उसका कैलिब्रेशन सिस्टम बोलते हैं। हर अस्पताल अपने अपने मशीन्स के जो वेंडर्स हैं उनको कैलिब्रेट करने हैं। आजकल तो कंपनियां खुद टाइमली कैलिब्रेट करती हैं। दूसरा, जैसे कुछ मशीनें ऐसी होती है वेंटिलेटर की जिसको हम रेगुलर कैलिब्रेट करते रहते हैं, उसमें उसी में मोड दिया रहता है कैलिब्रेट बिफोर कनेक्शन। तो हर मशीन को टाइमली कैलिब्रेट करना पड़ता है ताकि उसमें एरर्स नहीं हो। दैट इज़ नोन एज जीरो कैलिब्रेशन। जी सर, तो सर आपको क्या लगता है कि एआई और जो रोबोटिक्स का आने वाला है सर, ये पूरा दौर कि आईसीयू में हम वहाँ भी देखेंगे कि वहाँ पे रोबोटिक्स चीज़ें भी दिखेंगी, तो सर वो कितना हेल्पफुल रहेगा? ये कहना तो बहुत मुश्किल है, बट टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट को आप कभी भी नकार नहीं सकते। बट ये बात भी सही है कि क्लिनिकल मेडिसिन इंसान के दिमाग को रोबोट आसानी से रिप्लेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि रोबोट तो सिर्फ उतना ही जानता है जितना उसको सिखाया गया है। रोबोट में जो कमी है वो है उसकी थिंकिंग पावर की। देन अनदर थिंग इज़ इमोशंस। अगर कोई पेशेंट दर्द से करा रहा है या कोई पेशेंट बहुत तकलीफ़ में है और एक सीनियर डॉक्टर जाके उसको बोलता है कि नहीं आप ठीक हो जाओगे, आप चिंता मत करो, दैट मेक अ पॉजिटिव इम्पैक्ट। तो कई बार ऐसा होता है कि आईसीयू में मैं जाता हूँ, राउंड लेता हूँ, अब मैं मरीज को बोलता हूँ नहीं आप चिंता मत करें, आप ठीक हो जाएंगे। बाहर निकल के हम रिश्तेदार को ज़रूर बोलते हैं कि बहुत मुश्किल है, पर मरीज को नहीं बोलते, क्योंकि कभी कभी मरीज की खुद की पॉजिटिव वेव्स उसको उस खतरे से निकाल लाती है। तो रोबोट और इंसान में थोड़ा अंतर तो आएगा, पर डेफिनेटली एआई जो है टेली आईसीयू में काम करेगा। आज जहाँ पर सीनियर डॉक्टर अवेलेबल नहीं है वहाँ पर टेली आईसीयू काम कर रहे हैं, क्योंकि आईसीयू में अब मेजॉरिटी ऑफ चीज़ें जो है पैरामीटर्स पे चलने लगी हैं। तो जैसे हमारे इन्वेजिव मॉनिटर्स हैं, पैरामीटर्स है, ब्लड गैस एनालाइजर्स है, उनकी रिपोर्ट के बेसिस पे हम अपना ओपिनियन एक जूनियर डॉक्टर को या रिमोट में बैठे आईसीयू के डॉक्टर को दे सकते कि आप ऐसा नहीं ऐसा कर लो, इससे मरीज को फ़ायदा मिलेगा। वहाँ पर वो जो रिमोट टेली आईसीयू है वहाँ हो सकता है एआई रिप्लेस कर दे, बट नंबर ऑफ़ पेशेंट्स एक्सपीरियंस, क्योंकि एक डॉक्टर अपने जीवन में जितने मरीज़ देखता है
और मेरे टीचर बोलते थे कि हर मरीज़ अपने आप में एक परीक्षा है, क्योंकि हार्ट अटैक के 15 मरीज़ अगर आए सबके सिम्टम्स एक जैसे नहीं आएंगे। तो हर मरीज़ अपने आप में एक अलग प्रेजेंटेशन होता है। जैसे कोविड में हमने देखा कि हर पेशेंट का प्रेजेंटेशन अलग अलग था, फिर भी बीमारी सेम थी। तो इस प्रकार से वहाँ कंप्यूटर और एआई की लिमिटेशंस आ जाएगी। तो सर लिमिटेशंस है, पर ये एडवांसमेंट आगे चल के बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। वहीं सर हम देखते हैं कि लोगों में आज कम जागरूकता है। जब वो आईसीयू वार्ड में आते हैं तो कहीं ना कहीं वो मेंटली या फिजिकली प्रिपेयर्ड नहीं होते। तो सर क्या ऐसी चीज़ें होती हैं कि हमें वार्ड आने से पहले उतना मेंटली प्रिपेयर होना पड़ता है? नहीं, देखिए, आईसीयू इज़ अ इमरजेंसी एडमिशन जब मरीज गंभीर हो गया है। तो कौन सा मरीज गंभीर होगा? जो मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं है। सडन ऑनसेट हार्ट अटैक आना, सडन ऑनसेट लकवा होना, आम तौर पर मैंने देखा है कि जो शादियों के मौसम में ये सबसे ज़्यादा आते हैं कि अभी आज का प्रोग्राम निपटा लेते हैं फिर चलते हैं, वहाँ पर यू लूज़ द पेशेंट। तो मैं अपने सारे दर्शकों को आपके बोलना चाहूँगा कि आप कोई से भी कार्यक्रम में हो, अगर आपको ज़रा सी भी तकलीफ़ होती है तो नज़दीक के अस्पताल जाइए, चेकअप कराइए, वापस आ जाइए। उससे न आपका नुकसान होगा और ना आपके परिवार का माहौल बिगड़ेगा। परंतु अगर मान लो कार्यक्रम में कुछ एक भी आदमी एडमिट होता है, डेथ होती है, तो आप सोचिए पूरा प्रोग्राम स्पॉइल हो गया। ऐसे कई एपिसोड होते हैं और इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपको सबसे पहले अपनी जांच कराने में कोई लापरवाही नहीं बरतना चाहिए। जी सर, कहीं ना कहीं सर लोगों को वेंटिलेटर को लेकर के हमेशा मिथ्स रहते हैं कि क्या आखिर उस स्टेज में जाकर के क्या होता है पेशेंट के साथ, या फिर ये एक एंड हो जाता है। सर कहीं ना कहीं लोगों में ये मिथ्स है। सर वो मिथ्स क्या हैं? नहीं, देखिए, ये मतलब मैंने 2001 में इंटेंसिव केयर जब शुरू की थी, उसके पहले ये मिथ थी। मुझे याद है एक पहला पेशेंट था, जब हमारे डॉक्टर जीसी सिपाही साहब मुझे बोलते थे कि यार वो घर वालों को बुला ले, क्या पेशेंट वेंटिलेटर पे। तो हम बोलते थे नहीं सर, वेंटिलेटर जान बचाने के लिए, लेने के लिए नहीं है। और उसके बाद हमने हज़ारों मरीजों की जान वेंटिलेटर से वो बाहर निकले। कई मरीज 3-3 महीने वेंटिलेटर पर रहकर भी जिंदा रहे, 15-15 साल 20-20 साल जीवन गुजारा उन्होंने। ऐसे कई पेशेंट है जो अभी भी आते हैं फॉलोअप के लिए। वेंटिलेटर कोई बीमारी नहीं है या कोई अस्त्र नहीं है जो किसी की जान ले। वो एक जान बचाने का साधन है, जान बचाने की मशीन है। और उस मशीन को हम टेम्पररी डालते हैं जब मरीज़ की सांस उखड़ने लगे, मरीज़ के शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने लगे और हमारे फेफड़े ऑक्सीजन न दे पाएँ, या मरीज़ के शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने लगे और हमारे फेफड़े कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकाल पाएँ, या मरीज़ में जो आपके हार्ट फेलियर की वजह से सांस लेने की क्षमता कम होने लगे, तो वेंटिलेटर एक टाइम बिंग यूज़ किया जाता है, जो कभी कभी कुछ घंटे, 1 दिन 2 दिन से लेके महीनों तक यूज़ किया जा सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि वेंटिलेटर एक है। और ऐसे कई मरीज हैं, मेरे एक मरीज थे जो 2-2.5 साल वेंटिलेटर पर रहे, उनको बीमारी ऐसी थी। आपने स्टीफन बाग का नाम सुना होगा, वो वेंटिलेटर पर कितने साल रहे। तो जब उनकी मांसपेशियों ने काम करना बंद कर दिया तो सांस की मशीन लगा दी। तो वेंटिलेटर इज़ द पंप जो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को रिप्लेस करता है। जी सर, तो सर ऐसी कौन सी ज़्यादा बीमारियां आती हैं जिनमें सर वेंटिलेटर का सबसे ज़्यादा आज उपयोग हो रहा है? देखिए, कोविड में सबसे ज़्यादा लंग इन्वॉल्व हुआ था। तो फेफड़े की जितनी बीमारियां हैं उन सब में अगर ऑक्सीजन मेंटेन नहीं कर रहा है मरीज, तो वेंटिलेटर यूज़ करते हैं। वेंटिलेटर को 2 प्रकार से यूज़ करते हैं। एक होता है नॉन इन्वेजिव, मुंह से मास्क लगा के, जिसको आप लोग अपनी भाषा में आजकल पाइप बोलते हो, परंतु हमारा जो कन्वेंशनल वेंटिलेटर है आईसीयू, हम उसी का यूज़ करते हैं। और एक होता है इन्वेजिव, जिसमें मरीज़ के गले के थ्रू एक नली डाल देते हैं श्वास की। इन्वेजिव वेंटिलेटर तभी यूज़ करते हैं जब मरीज़ को हम नॉन इन्वेजिव पे मैनेज नहीं कर पाते, या कुछ बीमारियां ऐसी होती है जैसे ARDS बोलते हैं, जिसमें फेफड़े पूरे पानी से भर जाते हैं और ऑक्सीजन घुस ही नहीं पाती। तो हमको बहुत प्रेशर से लंग को फुलाना पड़ता है। उस प्रेशर में लंग फूटने का डर रहता है। तो उस वक्त मरीज को बेहोश करके और उसके पूरे सिस्टम को पैरालाइज करके, ताकि मरीज़ बिल्कुल हलचल न करे, और हवा को अंदर डाला जाता है एक कंट्रोल्ड मैकेनिज़्म की तरह, एक प्रेशर मॉनिटरिंग की तरह, ताकि वो लंग धीरे धीरे फूलने लगे, तब तक की बेसिक बीमारी ठीक नहीं हो। पर हाँ, अगर मरीज़ की ओरिजिनल बीमारी ठीक नहीं होगी तो आसान नहीं है मरीज़ का वेंटिलेटर से बाहर आना। ये भी आपके दर्शकों को बताना चाहूँगा कि इसमें डॉक्टर का कोई रोल नहीं है। वेंटिलेटर से बाहर आने के लिए मरीज़ की ओरिजिनल बीमारी का ठीक होना भी उतना ही ज़रूरी है
जितना वेंटिलेटर निकालना। सर क्योंकि कोविड का जिक्र हुआ है, तो सर क्या आज इम्पैक्ट हुआ है कोविड के बाद हमारी लाइफ में? मुझे ऐसा लगता है कि कोविड के बाद हेल्थ अवेयरनेस बढ़ी है, लोगों में जागरूकता बढ़ी है, लोग आजकल एक्सरसाइज कर रहे हैं, पर मैंने देखा कुछ लोग ओवर्ट भी कर रहे हैं। अब आपने 40 साल तक तो एक्सरसाइज करी नहीं और अब आप मैराथन दौड़ोगे तो हो सकता है आपकी आर्टरीज पहले से ब्लॉक हो गई है और हार्ट अटैक आ जाए। तो इसलिए बी केयरफुल, आप अपनी उम्र का ख्याल रखें और उस हिसाब से सेहत का ख्याल रखें, और जो मिनिमम मैंडेटरी एक्सरसाइज है वो ज़रूरी है। खान पान में बदलाव लाना बहुत ज़रूरी है, जो बहुत सारे लोगों ने लाया। पर एक और चीज़ देखने में आ रही है कि वो 1 साल 2 साल तक तो मेंटेन किया, पब्लिक वापस वही बाज़ार का खाना, मैगी, पिज़्ज़ा सब चालू हो गया है। सर कोविड वैक्सीनेशन को लेकर के सर आज कुछ ना कुछ बोलते कि अरे वैक्सीन लगवा ली, इस वजह से घुटनों में दर्द है, अरे वैक्सीन लग गया तो इसी वजह से सर कोई बीमारी हो रही। सर ऐसा क्या कुछ है? नहीं, मेरी नज़र में ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि भारत में जो वैक्सीन बना था उसकी टेक्नोलॉजी वही थी जो हमारे बच्चों को लगती है, और वैक्सीन तो हमारी सुरक्षा के लिए बना था। और आज ऑलमोस्ट पूरी आबादी को कोविड हो चुका है, तो कोविड ने नुकसान पहुंचाया कि वैक्सीन ने, ये कहना बहुत गलत बात है। वैक्सीन इज सेफ्टी। कोविड बीमारी जो है उसने ज़रूर डायबिटीज़ के इंसिडेंसेस बढ़ाए हैं, पर वैक्सीन में तो लाइव वायरस था ही नहीं, तो वैक्सीन तो सुरक्षा कवच है। वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट्स मैं उस लॉबी को एक्सेप्ट नहीं करता हूँ जो इसके खिलाफ चल रही है। सर हम देखते हैं कि भारतीय लोगों में कुछ ऐसी गतिविधियां हैं जो उनकी जीवन शैली में बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालती हैं और कहीं ना कहीं ये बहुत गलत होता है। तो सर वो वाले जो इम्पैक्ट है उनकी लाइफ में, कि वो कैसे सुधार सकते हैं इन चीज़ों को? कोई ऐसे टिप्स जो उनको, हेल्दी डाइट या फिर कोई ऐसे चीज़ उनको? मुझे ऐसा लगता है कि मैं कई बार ये बोलता हूँ कि आप देखिए कोल्ड कंट्रीज़ या हमारे पहाड़ी इलाके और हॉट कंट्रीज़ या हमारे नॉर्दर्न इलाके, उनके खान पान में एक डिफरेंस है। हम लोग नमकीन चीज़ें ज़्यादा खाते थे, क्योंकि हम पहले काम बहुत करते थे, पसीना बहुत निकलता था और नमक और पानी की कमी होती थी। पर आप पहाड़ी लोगों के भोजन में देखोगे नमक नहीं है, क्योंकि उनका वेदर कोल्ड होता था। अब हम लोग कंफर्ट लाइफस्टाइल में आ गए, एसी में रहते हैं, तो पसीना बहाना बंद कर दिया, पर भोजन आज भी कचौड़ी समोसे से भरपूर है, सेव मिक्सचर से भरपूर है। तो ये जो सारी प्रॉब्लम है, ये शिफ्टिंग ऑफ लाइफस्टाइल है, बट नॉट ऑफ द फूड हैबिट्स। हमने फूड हैबिट्स तो उल्टा पिज़्ज़ा बर्गर भी उठाया वेस्टर्न वर्ल्ड का, पर उसको अपने हिसाब से मैनेज किया। उन्होंने तो ब्रेड को एक कच्चा मटन खाने के लिए एक साधन बनाया था, टेस्टफुल बनाने के लिए। हमने नॉनवेज हटा के उस ब्रेड को अपने हिसाब से मैनेज कर लिया। इसलिए हमारे यहाँ जो बीमारियाँ हैं अब वो वाली, जो कि हार्ट डिजीज़, ब्रेन डिजीज़ तेज़ी से बढ़ रही है। पहले हम इन्फेक्शियस डिजीज़ से, लोग हमारे यहाँ टीबी से मरते थे, निमोनिया से बढ़ते थे। निमोनिया आज भी परसिस्ट कर रहा है, परंतु हार्ट डिजीज़, ब्रेन अटैक्स, ये ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ इसी कारण से बढ़ रही है कि हमारी लाइफस्टाइल में कंफर्ट तो आ गया है। अब हम आधी घंटे एक्सरसाइज करके इतिश्री समझते हैं, बट कम से कम 4-5 घंटे जो पहले पैदल चलते थे, साइकिल चलाते थे, वो सब बंद हो गया है, और खान पान उतना का उतना है। तो इसलिए ये सारी प्रॉब्लम है। सर जब आईसीयू वाला स्टेज रहता है तो एक जो पेशेंट रहता है और उसके जो फैमिली मेम्बर्स रहते हैं वो इतने भावनात्मक रहते हैं कि सर आपसे बोलते हैं कि आप किसी भी तरह करके इसकी जान बचा लीजिए। सर उस समय आपके साथ क्या होता है? सबसे मुश्किल सवाल आपने ये पूछा है कि जब आईसीयू में मरीज गंभीर रूप में भर्ती होता है तो फर्स्ट इम्पैक्ट, जो फर्स्ट एडमिशन इम्पैक्ट है, वो सबसे ख़तरनाक होता है। भावनाएं पूरे समुद्री हिलोरे लेती रहती है और उनको लगता है कि बस अंदर से डॉक्टर आके ये बोल दे कि बस सब ठीक है। और जब ख़ास तौर से कि कोई मरीज़ ऐसी स्थिति में आया कि बच नहीं पाया, आधी घंटे 1 घंटे मेहनत कर ली, कार्डियक मसाज हो गया, और अब आपको एक गलत सूचना, जो बैड न्यूज़ है, वो देना है बाहर, और बाहर लोग भीड़ है, हुजूम है, और वो जानना चाहते कि क्या हुआ मरीज के साथ। ये सबसे कठिन परिस्थिति होती है। परंतु भीड़ में भी कुछ 2-4 लोग समझदार होते हैं जो समझते हैं, कुछ भावनात्मक होते हैं, कुछ समझदार होते हैं। बट नेचुरल है, अपने को खोना सबसे बड़ा दुख है, और उनकी भावनाओं को समझना भी हमारा कर्तव्य होता है। इसलिए फिर हम बोलते हैं कि कोई 2 लोग 4 लोग आ जाएं, बात कर ले। मॉब से बात करना आसान नहीं होता है। अगर पेशेंट स्थिर हो जाता है तो हम फिर बता देते हैं कि भाई आया था तो बहुत ख़राब था,
थोड़ा सा स्थिर हुआ है, परंतु रिस्क अभी भी बनी हुई है। कभी कभी हम बोलते हैं कि साहब अगले 48 घंटे बहुत ख़राब है, तो लोग घड़ी देखते रहते हैं और 48 घंटे बाद आके पूछते डॉक्टर साहब ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, ये टाइम बाइंग है। और समय के साथ साथ हमारे यहाँ एक कहावत है कि अगर मरीज स्थिर है मतलब सुधार पे है। तो आप एक पहाड़ी से नीचे गिर रहे हैं और लुढ़कते जा रहे हैं, मतलब आप गिर ही रहे हैं, परंतु आप अगर कहीं रुक गए हैं तो एटलीस्ट चांस है कि वापस बचेंगे, नहीं तो खाई में तो जाना ही है। तो इसी प्रकार मैं भी मरीजों को समझाता हूँ कि हम कोशिश पूरी करते हैं, बट किसी की लाइफलाइन को हम बदल नहीं सकते, ये मेरा एक्सपीरियंस है। हमारा कर्म है विज्ञान देना, अच्छे से अच्छी उसको इलाज देना, अच्छे से अच्छी दवाई देना, बट उसके शरीर में उसने क्या किया उसके ऊपर हम कुछ नहीं करते। कई बार लोग भयंकर दारू पीते, सिरोसिस लीवर है, अब आके हमारे पास किडनी लीवर सब फेल और फिर झगड़ा करते कि हमारे मरीज को ऐसा। अरे भाई, शराब उसने पी, सिगरेट उसने पी, लीवर उसका ख़राब हो गया, अब डॉक्टर क्या करेगा, कोशिश ही कर सकता है। सर ये पूरा मशीनरी रेगुलेशन बहुत टफ होता है, जिसको सर मैनेज कर पाना बहुत डिफ़िकल्ट है। सर उसका मैनेजमेंट आप कैसे करते हैं? अगर एक बिज़ी आईसीयू है तो इन्फॉर्मेशन इतनी तेज़ होती है कि 1000 डाटा पर आवर फ्लोट होते हैं। अगर 10-15 पेशेंट का आईसीयू है तो यू हैव टू बी ऑन टोज, और उसके लिए एक सिस्टम बना हुआ होता है, चार्टिंग होती है, और आपको अपने मरीज़ दिमाग में होते हैं, इन्फॉर्मेशन दिखती है, सामने दिखता है, प्रायोरिटाइज होती है। पेशेंट को सबसे पहली हमारी प्रायोरिटी होती है सेव द लाइफ, मरीज का जीवन बचाना, क्योंकि मरीज ही नहीं है तो फिर क्या। तो फर्स्ट इज़ सेव द लाइफ, सेकंड इज़ सेव द ऑर्गन। जब मरीज की लाइफ ऐसा लगता है स्टेबल हो गया है तो फिर उसके अंगों को बचाना, किडनी को बचाना, लीवर। पर ऐसा नहीं है कि भाई, कई बार मरीज बोलते हैं, हम बोलते हैं डायलिसिस करना पड़ेगा। अरे बोला डॉक्टर साहब डायलिसिस करोगे तो फिर जीवन भर डायलिसिस पे रहेगा। जिंदा रहेगा और डायलिसिस पे भी रहेगा तो भी जिंदा तो है ना। तो बेसिकली मरीज का जान बचाना बहुत ज़रूरी है। और जब शरीर में बहुत एसिड बढ़ जाए, फ्लूइड ओवरलोड में हो, पोटेशियम बढ़ गया है, तो हमको डायलाइज भी करना पड़ता है। तो आपके पास ऑप्शन क्या है और उन ऑप्शंस का सही उपयोग करना मैंडेटरी होता है। ख़ास तौर से इंडिया में कॉस्ट जो है एक बड़ा मैटर करता है, क्योंकि हर चीज़ कॉस्टली होती जा रही है। आईसीयू का किराया और डॉक्टर की फ़ीस तो हार्डली कुछ भी नहीं होता है, परंतु जो सबसे बड़ा है आज के दिन का वो है दवाइयाँ और मशीनें, जिसके ऊपर लोग झगड़ा करते हैं, जबकि हमारा कोई रोल ही नहीं है। सर जब डायलिसिस प्रोसेस चलती रहती है लोगों में, तो सर ये कैसे पता चलता है कि इतने फ्रीक्वेंट इनको डायलिसिस करवाना है, या फिर अभी इनका ठीक हो सकता है किडनी? या फिर देखिए, जिन लोगों को जैसे इन्फेक्शन, सेप्सिस, हार्ट अटैक, इन सब से किडनी खराब होती है, उनमें 90% पेशेंट 3 डायलिसिस, 7 डायलिसिस, 15, 21, 1 महीना 2 महीने में रिकवर होने लगते हैं। इट ऑल डिपेंड्स कि पेशेंट का ब्लड प्रेशर कैसे मॉनिटर वो मेंटेन हो रहा है और धीरे धीरे यूरिन कैसे बन रहा है। हार्डली 10% पेशेंट कैन बी, कभी कभी तो आई थिंक कि 1-2% पेशेंट ही ऐसे रहते हैं जो परमानेंट डायलिसिस पे जाते हैं। उनमें भी आफ्टर ऑल कुछ समय के बाद अगर उनकी बाकी डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर से उनकी किडनी नहीं खराब हुई तो रिकवर होने लगते हैं, क्रिएटिनिन को 2-3 पे मेंटेन करके बगैर डायलिसिस के भी चलते। डायलिसिस के मरीज आम तौर पे मैक्सिमम वो होते हैं जो डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर से किडनी खराब लेके ही आते हैं, उन लोगों में डायलिसिस लंबे समय लगती है। जी सर। सर एज अ सीनियर इंटेंसिविस्ट एंड फिजिशियन, सर आप क्या यूथ को आज बताना चाहते हैं जो आपकी लाइन में आने वाले हैं, उनके लिए क्या एक इंस्पिरेशन, क्या मोटिवेशन और क्या एक सर टिप हो सकती है जो उनकी लाइफ में काम आएगी? यूथ से मतलब जूनियर डॉक्टर्स या आम जनता? जूनियर डॉक्टर्स। तो मैं जूनियर डॉक्टर्स को तो यही कहना चाहूँगा कि सोना भट्टी में तबके ही निखरता है। तो डॉक्टरों की ट्रेनिंग बहुत कड़ी होती है, आज के बच्चे उतना टॉलरेट नहीं करते, और फिर इन्फॉर्मेशन जो है तुरंत चैट जीपीटी अवेलेबल है। तो ऐसा नहीं है, पेशेंट को पेशेंट के नज़रिए से टाइम देना पड़ता है, उसको समझना पड़ता है। पेशेंट भावनात्मक भी होता है, आप उसकी भावनाओं को भी समझिए, उसके दर्द को भी समझिए। कई बार पेशेंट इधर उधर की बातें ज़्यादा करता है, अपनी पुरानी कहानी सुनाने लगता है, उसकी एक्चुअल तकलीफ़ नहीं बताता। तो पेशेंस नहीं छोड़ना चाहिए, और मेहनत तो बहुत कड़ी है, क्योंकि मेडिकल प्रोफेशन सबसे कठिन प्रोफेशन है। सबसे ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, डेली अपडेट होना पड़ता है आपको,
और अस्पताल में भी बहुत तनावपूर्ण माहौल होता है, सीनियर डॉक्टर का भी और डांट खानी पड़ती है और मरीजों का भी तनाव झेलना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें आपको झेलना पड़ती है, उसी के बाद आप एक अच्छे डॉक्टर बन पाते हैं। सर, और आप जनता को क्या बोलना चाहेंगे कि वो अपनी स्वास्थ्य का कैसे ख्याल रख सकते हैं? जनता को मैं यही कहना चाहूँगा कि स्वास्थ्य का ख्याल रखने के लिए तो आपको डेली नियम से व्यायाम, अच्छा खाना, खुश रहना और प्राणायाम ज़रूर करिए, क्योंकि प्राणायाम आपके हार्ट और लंग की एक्सरसाइज है जो आपको करना चाहिए। उसी से हार्ट और लंग स्वस्थ होते हैं। हम सब जिम जाके मसल एक्सरसाइज तो करते हैं पर हार्ट लंग की एक्सरसाइज नहीं करते। और अपने डॉक्टरों पर भरोसा रखना सीखिए। गूगल से अपना नॉलेज बढ़ाएंगे तो वो फिर आपको सिरदर्द में भी कैंसर लिख के दे देगा। तो इससे डरिए, उससे संभलिए, उससे बचिए। अपनी दवाइयों को गूगल पर टेस्ट मत करिए। कई बार कई डॉक्टर आपको कोई दवा लिखते हैं और आप गूगल में पढ़ के वापस आ जाते हैं कि मैंने तो खाई नहीं साहब, इसमें ये लिखा था। हर दवाई का अपना साइड इफ़ेक्ट है। डॉक्टर को पता होता है कि ये साइड इफ़ेक्ट मुझे नज़र रखना है और वो आपको उसके हिसाब से बता भी देता है कि इतने दिन बाद ये टेस्ट कराना है। पर जो दवाई आपके लिए ज़रूरी है वो आपको खाना पड़ेगी। जैसे गठिया के पेशेंट हैं, उनको इम्यूनो सप्रेशन ड्रग्स चलती है, तो उनको मैं बोलना चाहूँगा कि आप अपने किसी भी बुखार को नज़रअंदाज न करें, क्योंकि आपके लिए बुखार घातक हो सकता है। तुरंत अपने डॉक्टर को सूचना दें कि मुझे बुखार आया है। ये ना सोचे कि नहीं ये तो ऐसे ही हो गया, वायरल हो गया। तो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़, थायराइड के मरीज़, कैंसर के मरीज़, कीमोथेरेपी के मरीज़, इन सब लोगों को अपने बुखार पे तुरंत रिस्पॉन्ड करना चाहिए, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। हार्ट अटैक के मरीजों को तुरंत ध्यान देना चाहिए। कोई सी भी घबराहट, बेचैनी, पसीना अगर है, आपको अनईजीनेस है, नौशिया है, एसिडिटी भी लग रही है, तो एक बार अपने डॉक्टर को दिखाकर अपना ईसीजी कराकर तसल्ली कर लें, ताकि वो आपकी जीवन की सुरक्षा का कारण बन जाए। जी, तो आप चैट जीपीटी और गूगल से अपनी स्वास्थ्य का हाल ना पूछिए। डॉक्टर के बताए हुए जितने भी फर्स्ट एड टिप्स हैं उसको लीजिए। अपने स्वास्थ्य में क्या एक्सरसाइज, क्या व्यायाम करना है वो देखिए, और साथ ही आईसीयू वार्ड में थोड़े से अपने मन को शांत रखिए। तो ये सब कुछ आज हम जाने डॉक्टर आपके साथ, और बहुत अच्छा लगा। कहीं ना कहीं ये सारे दर्शकों के लिए फ्रूटफुल रहेगा। और भी ऐसी ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप जुड़े रहिए एमपी न्यूज़ के साथ। नमस्कार। करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ। एमपी की बात एमपी न्यूज़ के साथ।